नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। आज से हम लोग एक नया मॉड्यूल शुरू करेंगे, मॉड्यूल 7, जिसका कि शीर्षक है विपणन प्रबंध। तो विपणन प्रबंध जिसको इंग्लिश में मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग 3 पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ हुआ पाठ 19 जिसका शीर्षक है विपणन एक परिचय, जिसमें कि हम मार्केटिंग के बेसिकली एक इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे कि मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, विपणन क्या है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर हम पाठ 20 पढ़ेंगे जिसमें हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, विपणन मिश्र के बारे में हम जानेंगे। और पाठ 21 इसके बाद आएगा जिसमें कि हम विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजिंग और विक्रय कला, ठीक है ना, आर्ट ऑफ सेलिंग, कैसे आप कुछ भी सामान बेचते हैं, किस प्रकार से उसको आप ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आज जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम पाठ 19 से शुरू करेंगे जो कि है विपणन एक परिचय। तो मार्केटिंग के बारे में हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे। विपणन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो आपने सोचा होगा और आपने देखा भी होगा कि वस्तुएं और सेवाएं जो कि उत्पादक बनाते हैं, ठीक है ना, वो आपके घर तक कैसे पहुंचती हैं। ठीक है ना, तो उसको पहुंचाने की जो सीरीज होती है, जो सारी क्रियाएं उसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनको मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है ना, तो जो व्यापारिक घराने जो उत्पाद बनाते हैं, जो वस्तुएं या सेवाएं बनाते हैं, उसको आपके घर तक पहुंचाने के लिए, आपको उसके बारे में अवगत कराने के लिए, ठीक है ना, ये जो सारी क्रियाएं करते हैं वो मार्केटिंग में आती हैं। ठीक है ना, विपणन में आती हैं। इस कार्य में उत्पाद योजना, मूल्य निर्धारण, प्रवर्तन, बिक्री के लिए जो बिचौलिए होते हैं, मध्यस्थ लोग जैसे थोक विक्रेता, खुदरा व्यापारी, ये सब, गोदाम, परिवहन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सारी क्रियाएं हैं वो विपणन कहलाती हैं। ठीक है ना, विपणन के अंतर्गत इन क्रियाओं को रखा जाता है। जो ये फंक्शन है उसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मार्केटिंग की मीनिंग क्या है, मार्केटिंग का अर्थ क्या है। तो विपणन का अर्थ है, विपणन जो होता है वो जो व्यावसायिक गतिविधियां हम लोग करते हैं, ठीक है ना, उसका निष्पादन है। ठीक है ना, उसको करना। ठीक है ना, विपणन क्या है, व्यावसायिक गतिविधियों का निष्पादन ही है जिसके द्वारा विभिन्न वस्तुएं और आपूर्ति सेवाएं उत्पादनकर्ता से उपभोक्ता तक आसानी से पहुंचती हैं। ठीक है ना, तो जो उत्पादन करता है उससे जो आप तक या ग्राहक तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं वो विपणन के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन या जिसको आप कहते हैं मार्केटिंग, उसके माध्यम से पहुंचती है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा कि उत्पादन किसी भी सामान का एक जगह पर होता है, एक लोकेशन पर होता है, और उसकी खपत या उसका जो उपभोग होता है वो दूसरी जगह पर होता है। तो उत्पादन और उपभोग के स्थान अलग अलग होते हैं। ऐसा बहुत कम जगह पर होता है जहाँ पर कि उत्पादन भी वहीं होता है और उपभोग भी वहीं हो जाता है। ठीक है ना, तो जो उपभोक्ता होता है वो नेसेसरी रूप से, आवश्यक रूप से ही लगभग जो उत्पादक है उससे दूर होता है, उससे उस तक पहुंचाने के लिए हम विपणन की सहायता लेते हैं। साथ साथ ये विपणन की सहायता से ही ये संभव हो पाया है कि वैश्वीकरण की जो दुनिया है, जहाँ पर कि आप कहीं का भी माल, किसी भी देश का माल कहीं भी आपने आस पड़ोस की दुकान से खरीद लेते हैं, मतलब कहीं का भी उत्पाद कहीं पर भी उपलब्ध हो जाता है, ये सब विपणन के कारण ही संभव है। और आपने देखा है, जैसे आप अगर एक कमीज लेने जाएं तो आपको जो दुकानदार है, जो शॉप ओनर है, वो उसके अंदर 50 वेरिएंट आपको दिखा देता है। उसमें कलर अलग अलग होगा, क्लॉथ जो कपड़ा है वो अलग अलग होगा, ठीक है ना, कलर के साथ साथ फिर डिज़ाइन अलग अलग होंगे,
तो आप मतलब आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी जो उपलब्धता है, विभिन्न विशेषता वाले उत्पादों की उपलब्धता है, वो सब भी विपणन के कारण ही हो पाती है। तो सब ये सब चीज़ें जो सारी क्रिया है इन चीज़ों को उपलब्ध कराने की, वो सारी विपणन कहलाती है। तो विपणन में क्या होता है, ये आवश्यकताओं को जानता है, मतलब आप सबसे पहले ग्राहक की आवश्यकता को जानते हैं कि ग्राहक को क्या सामान चाहिए। आप पहले ये अंदाज़ा लगाते हैं, उससे पूछते हैं, सर्वे करते हैं, कई सारी चीज़ें, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं और फिर उसके जो उसको पसंद है वो उन चीज़ों की, उन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति आप करते हैं। तो ये जो क्रिया होती है ये सारी विपणन के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। माल के उत्पादन होने के बाद आप तक पहुंचने की जो क्रियाएं हैं सारी की सारी, और उत्पादन किस माल का करना है वो भी विपणन के अंदर शामिल है, ठीक है ना। किस किस चीज़ का आप उत्पादन करेंगे, आपको जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको देखना है, उसके हिसाब से फिर आपको तय करना है कि कौन सी चीज़ या किस प्रकार का प्रोडक्ट, आपको किस प्रकार का उत्पाद बनाना है। अब अगर हम एक डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, एक विपणन का अर्थ देखें एक स्टैंडर्ड तरीके से, तो अमेरिकन मार्केटिंग जो एसोसिएशन है उसके अनुसार विपणन एक संगठनात्मक क्रियाकलाप है। संगठन मतलब किसी भी संगठन में कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, वो ऐसा क्रियाकलाप है, और निर्माण, संप्रेषण और ग्राहक को सही कीमत प्रदान करने के लिए तथा ग्राहक के साथ संबंध को इस तरह व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए जिससे संस्था और उसके पणधारी दोनों को लाभ हो, इन सब प्रक्रियाओं का एक समूह है, ठीक है ना। तो उसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं, कई सारे क्रियाकलाप शामिल हैं, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले आप ये तय करते हैं किस चीज़ का निर्माण करना है, उसके पश्चात निर्माण होने के पश्चात आप संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि ये सामान हमने बनाया है, ग्राहकों को बताते हैं, फिर ग्राहकों को सही कीमत भी आपने देनी है उसको प्रदान करने के लिए, और ग्राहक के साथ जब आप माल बेच लेते हैं उसके बाद भी एक संबंध रखना होता है, ठीक है ना। तो उस संबंध को भी इस तरह से व्यवस्थित और नियंत्रित किया जाता है जिससे कि संस्था को भी लाभ हो और जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उन सबको भी लाभ हो। तो इन सब प्रक्रियाओं के समूह को ही विपणन कहा जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा टफ आपको लगेगी लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अपने आंसर में लिख देते हैं तो आंसर ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। फिर है विपणन की पारंपरिक अवधारणा। अब जब हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग को पहले के ज़माने में या कुछ समय पहले पारंपरिक रूप से किस प्रकार से लिया जाता था, ठीक है ना। तो जो पहले की अवधारणा है, पारंपरिक जो अवधारणा है, उसके अनुसार जो विपणन का अर्थ निकाला जाता था वो उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से संबंधित था खाली, बस। मतलब आपको जो माल आपने बनाया है उसको खाली बेच देना है, खाली बिक्री तक ही उसका जो क्रिया क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था, वो सीमित था। अतः वे सभी कार्य जो ग्राहकों को समझाने और वस्तुओं और आपूर्ति सेवाओं की बिक्री से संबंधित है वो विपणन कहलाते हैं, ठीक है ना। माल और सेवाओं के प्रवर्तन एवं बिक्री पर अधिक बल, ठीक है। जो माल और सेवाएं हैं उनका ट्रांसफर पर, उनको बनाने पर ज़्यादा बल देना और बिक्री पर साथ ही इन दोनों चीज़ों पर अधिक बल, और उपभोक्ता की संतुष्टि की ओर कम ध्यान, ये पारंपरिक अवधारणा की एक विशेषता है। मतलब आपको उस समय कोई मतलब नहीं था कि उपभोक्ता कितना संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका मतलब था कि आप माल से अधिक माल और सेवाएं आप बनाएं और उनकी बिक्री करें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उस समय माना जाता था कि जितना अधिक आप सामान बेचेंगे उतना ज़्यादा लाभ आपको होगा, ठीक है ना। तो ग्राहक संतुष्टि की ओर ध्यान नहीं था, कम था ध्यान, ठीक है ना। तो अगर उसको आप कुछ बिंदुओं में समझना चाहें पारंपरिक विपणन की अवधारणा को, तो जो उसका केंद्र बिंदु था पारंपरिक अवधारणा का वो था उत्पाद। आपको अधिक से अधिक उत्पाद करना है, क्योंकि अगर आप अधिक से अधिक उत्पाद करेंगे तो उसको बेचकर आप अधिक से अधिक लाभ कमा पाएंगे। दूसरा था साधन। साधन में आपका जो मेन एम्फेसिस था वो था बिक्री के ऊपर, ठीक है ना। तो आपको जो आप सोचते थे, आप यही सोचते थे कि जो इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं वो ही विपणन की मार्गदर्शक हैं, ठीक है ना। जो मार्केटिंग है उसको कौन बता रहा है, उसको आपको कुल मिला के जो आपका ग्राहक है उसके हिसाब से आपने जो माल बनाया है वो आपको ग्राहकों को किस तरीके से भी बेच देना है। तो उसका लक्ष्य क्या था? अधिक से अधिक बिक्री करके आपको लाभ प्राप्त करना था। जितना अधिक से अधिक माल आप बेच लेंगे उतना अधिक से अधिक लाभ
कमा लेंगे। ये सोचना था पारंपरिक विपणन की अवधारणा के अनुसार से, ठीक है ना। लेकिन अब हम बात करें अगर विपणन की आधुनिक अवधारणा की, तो काफ़ी कुछ चीज़ें परिवर्तित हो गई, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई। अब ये माना जाने लगा कि जो उपभोक्ता की इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं वो ही विपणन की मार्गदर्शक हैं, ठीक है ना। ऐसे माल और आपूर्ति सेवाओं को उपलब्ध कराने में ध्यान केंद्रित होता है इस अवधारणा के अनुसार, जो कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को अच्छी प्रकार से पूरा कर उन्हें संतुष्ट कर सके। तो जैसे पहले की जो अवधारणा थी उसमें केवल और केवल उत्पाद के ऊपर ध्यान था कि उत्पाद आप अधिक से अधिक बनाएं, आपको ये नहीं देखना था कि ग्राहक कितना संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जो आधुनिक अवधारणाएं हैं वो कहती है कि आप केवल ऐसे माल और आपूर्ति जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराएं जिनका की उपभोक्ता को रिक्वायरमेंट है, जिनकी की उपभोक्ता को नीड है। उपभोक्ता की जो आवश्यकताएं हैं उनको अच्छी प्रकार से पूरा करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए ही आपको माल और आपूर्ति जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम इसको भी आधुनिक अवधारणा को भी कुछ बिंदुओं में समझना चाहें, ठीक है ना, तो जब ये बात करती है जो आधुनिक अवधारणा, वो ये कहती है कि जो विपणन है, जो मार्केटिंग है, वो सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है? वो शुरू होती है उपभोक्ता की जो वांट है, जो नीड्स हैं, जो इच्छा और आवश्यकताएं हैं, उनके पहचान से शुरू होती हैं। और फिर ऐसे माल और आपूर्ति सेवाओं के उत्पादन की वो प्लानिंग बनाते हैं, वो भी मार्केटिंग में आता है, जो उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक संतुष्टि दे सकें। तो आप उपभोक्ता की इच्छा और आवश्यकताओं की पहले पहचान करेंगे, उसके बाद फिर उस हिसाब से माल और आपूर्ति जो माल और सेवाएं देंगे, उत्पादन करेंगे ऐसे माल और सेवाओं का जो कि उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि दे सके। तो इसके अगर आप कुछ बिंदुओं में इसको समझना चाहें, तो जो विपणन की जो आधुनिक अवधारणा है उसका केंद्र बिंदु जो है वो है ग्राहक की आवश्यकता, ठीक है ना। ग्राहक की आवश्यकता ही इसका मेन साधन है, ठीक है ना, मेन केंद्र बिंदु है। अब अगर हम साधन की बात करें, ठीक है ना, मीडियम की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक टर्म हम यूज करते हैं एकीकृत विपणन। तो एकीकृत विपणन क्या होता है? उत्पाद योजना, किस प्रकार का आपको उत्पाद बनाना है, फिर उसका क्या मूल्य रखना है, मूल्य निर्धारण करना है, पैकेजिंग करनी है, उसकी किस प्रकार की पैकेजिंग रखनी है, उसका वितरण कैसे होगा और उसकी बिक्री को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो समन्वित जो मार्केटिंग जो एफर्ट्स हैं या फिर समन्वित विपणन प्रयास हैं, उनके रूप में इसका संगठन किया जाता है। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, इनके संगठित रूप को ही एकीकृत विपणन या समन्वित विपणन प्रयास कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने वाले उत्पादों का विकास किया जाता है और फिर आप जो बिक्री संवर्धन है, मतलब किस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को बताएंगे, वो चीज़ आप देखते हैं। फिर ग्राहकों की आप जो खरीदने की क्षमता है या फिर उनको जो कितना वो पे कर सकते हैं आपकी सर्विस के, आपके प्रोडक्ट के लिए, उसको देखते हुए आप उसका मूल्य निर्धारण करते हैं। फिर आप आकर्षक पैकेजिंग की व्यवस्था करते हैं, जो आपका माल है उसकी ग्रेडिंग करते हैं, उसका श्रेणी बनाते हैं, उसका श्रेणीकरण करते हैं और अंत में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप अन्य उपायों की सहायता लेते हैं, ठीक है ना। तो जो ये विपणन की आधुनिक अवधारणा है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? उसका मेन लक्ष्य जो होता है वो है ग्राहक की संतुष्टि के द्वारा लाभ कमाना। खाली लाभ कमाना नहीं, माल को अधिक से अधिक बेच के लाभ कमाना नहीं, बल्कि ग्राहक को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना। तो ग्राहक की संतुष्टि पर भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आजकल की जितने भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसका एक मेन एम यही होता है कि आप किस प्रकार से ग्राहक को भी संतुष्ट करें और साथ साथ अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट भी जुगाड़ें, ठीक है ना। प्रॉफिट का इंतजाम भी करें और साथ साथ ग्राहक की संतुष्टि का भी ध्यान रखें। तो व्यवसाय की जो सामाजिक प्रासंगिकता है, उसकी जानकारी बढ़ने के साथ विपणन को सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखना होगा और साथ साथ इस बात को सुनिश्चित करना होगा, ये हम आधुनिक अवधारणा की बात कर रहे हैं, इस बात को भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक की संतुष्टि बढ़ाने के साथ समाज के दीर्घकालीन हितों को भी हम ध्यान में रखें, ठीक है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए आपको समाज के जो दीर्घकालीन हित हैं उनके साथ टकराव की स्थिति हो जाए। तो इस स्थिति में आपको ग्राहक की संतुष्टि को एक हद तक रखना होगा और साथ साथ ये ध्यान रखना होगा कि जो समाज के दीर्घकालीन हित हैं उनको नुकसान ना पहुंचे,
ठीक है ना। मान लीजिए आपके ग्राहक हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज से संतुष्ट हो सकते हैं जो कि समाज के लिए लंबे अवधि में ठीक नहीं है, तो आपको ऐसी एक्टिविटीज से बचना पड़ेगा। ठीक है ना। जरूरी नहीं कि अल्टीमेट जो गोल है आपका ग्राहक संतुष्टि, उसको पूरा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप समाज के साथ टकरा जाएं। ठीक है ना, तो वो चीज आपको अवॉइड करनी होगी। अब बात आती है मार्केटिंग की बहुत सारी फिलोसफीज की, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की बहुत सारी फिलोसफीज कौन कौन सी हैं, बहुत सारे दर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसमें कुछ प्रकार के कंसेप्ट हैं। कौन कौन से कंसेप्ट हैं? ये जो कंसेप्ट हैं, इनको जो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंपनियां हैं, वो अलग अलग इन थ्योरीज के हिसाब से काम करती हैं और उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग करती हैं। जैसे उत्पादन अवधारणा हो गई, उत्पाद अवधारणा हो गई, विक्रय अवधारणा है, विपणन अवधारणा है और सामाजिक विपणन अवधारणा है। तो सबसे पहली जो उत्पादन अवधारणा है, उसके अंतर्गत ये मतलब है कि अधिक मात्रा में उत्पादन करके लाभ को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इससे लागत कम आती है। कुछ आपको ये जो पारंपरिक जो मार्केटिंग थी, पारंपरिक जो विपणन जो अवधारणा थी, उससे कुछ संबंधित ये लग रही है। तो इस अवधारणा को समाप्त करके ग्राहक अब उत्पाद के गुण को ध्यान में रखते हैं, और साथ साथ जो कंपनियां हैं वो भी ग्राहक की संतुष्टि की तरफ ध्यान देती हैं, केवल लाभ कमाने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है ना, केवल आप माल का अधिक से अधिक उत्पादन करते रहें, ठीक है ना, और लाभ को बढ़ाते रहें, तो वो संभव अब नहीं है। तो इसको उत्पादन अवधारणा कहते हैं, क्योंकि ये किस पे ध्यान दे रही है? उत्पादन पे। ठीक है ना, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट हो गया है। अगली की बात आती है उत्पाद अवधारणा की, ठीक है ना, प्रोडक्ट कंसेप्ट की। तो उत्पादक जो क्या करता है, वो उत्पाद और सेवाओं के गुण पर विशेष ध्यान देता है। ठीक है ना, किस पर ध्यान दे रहा है? वो गुणों पर, उसकी वो किस प्रकार से ग्राहक को संतुष्ट कर पाएगा। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि बाजार में विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं। ठीक है ना, उत्पादन गलत लिख दिया है, तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं, आपके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं जो कि ग्राहक ले सकता है। तो ग्राहक अच्छी किस्म की वस्तुओं का ही क्रय करता है, तो ज़रूरी है कि आप अपने जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज हैं उसके क्वालिटीज़ पर ध्यान रखें। जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आजकल कोई भी सामान्य टूथपेस्ट को पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बाजार में नमक का टूथपेस्ट है, लाल टूथपेस्ट है, जड़ी बूटी का टूथपेस्ट है और जेल वाला टूथपेस्ट है। तो बहुत सारे प्रकार के जो टूथपेस्ट हैं या फिर अन्य प्रकार के दांतों की सुरक्षा वाले टूथपेस्ट उपलब्ध हैं। ठीक है ना, तो सामान्य टूथपेस्ट की जो बिक्री है वो एक तरह से खत्म ही होगी। ठीक है ना, अब जितने भी जो टूथपेस्ट आएंगे वो आपको कुछ ना कुछ स्पेशलिटी लिए हुए आएंगे। अगली बात आती है विक्रय अवधारणा की। तो आज अपने अस्तित्व के लिए एवं विकास के लिए व्यावसायिक फर्में जो होती हैं, वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विक्रय तकनीक का उपयोग करती हैं। इस तकनीक में क्या है? विक्रेता लोग अब क्या करते हैं? विक्रय बढ़ाने के लिए अपने लाभों में वृद्धि के लिए विक्रय के गलत तरीके भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे ग्राहकों को दोषयुक्त वस्तुएं बेचकर उन्हें धोखा देना। तो ये एक विक्रय अवधारणा है कि आपको किसी भी तरीके से अपनी बिक्री बढ़ानी है। ठीक है ना, विक्रय को बढ़ाना है, वो ये अलग कंसेप्ट है एक। अब आया है विपणन अवधारणा, मतलब मार्केटिंग कंसेप्ट। तो विपणन अवधारणा अपनाने वाले व्यवसायिक कंपनियों ने विचार किया कि जब वो किसी उत्पाद का निर्माण करें, एक उत्पाद का निर्माण किस पर डिपेंड होना चाहिए? उन्होंने कहा उपभोक्ता की ज़रूरत पे। तो उन्होंने देखा कि हम अगर किसी भी उत्पाद का निर्माण करने की सोचें, तो सबसे पहले हम देखें कि आज उपभोक्ता चाहता क्या है, ग्राहक को चाहिए क्या, उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो जब आपको निकालना है प्रोडक्ट, उसकी प्रस्तुति शुरू करनी है, उससे पहले उत्पाद के लिए आपको लक्ष्य बाजार की पहचान करनी ज़रूरी है। आपका टारगेट मार्केट क्या होगा? ठीक है ना, आपको जो ये अपना सामान आप बनाने वाले हैं, कोई भी वस्तु जो डिज़ाइन करने वाले हैं, वो उसका आपको किस उम्र के लोगों को बेचना है, किस डेमोग्राफी के यानी कि किस लोकेशन के लोगों को बेचना है, किस देश के लोगों को बेचना है, ये बहुत सारी चीज़ें। आपको मेल को बेचना है, फीमेल को बेचना है, प्रोडक्ट आपका किसके ऊपर बेस्ड होगा? बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, बूढ़ों के लिए है। ठीक है, तो 50 तरीके के आपके टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो टारगेट ग्रुप है या टारगेट मार्केट है, उसकी पहचान भी आपको करनी ज़रूरी होती है। फिर जो विपणन अवधारणा है, उसके तहत ग्राहकों की संतुष्टि के मुनाफे को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, मतलब जो ग्राहकों की संतुष्टि है
वो मुनाफे को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ग्राहक आपके माल से संतुष्ट नहीं है तो वो एक बार तो आपका माल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपका माल आगे वो यूज़ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको मुनाफे को अधिकतम रखना है तो आपको ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान देना होगा। अगली बात आती है सामाजिक विपणन अवधारणा की। सामाजिक विपणन अवधारणा के अंतर्गत क्या है? अपने को बाजार में बनाए रखने के लिए तथा विकास करने के लिए व्यवसाय को ग्राहकों और समाज दोनों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। ग्राहकों के हित के साथ कोई भी अगर समझौता आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन साथ साथ समाज भी उतना ही जरूरी है। अगर आप केवल ग्राहकों की ही सोचें और समाज को इग्नोर कर दें तो ये संभव नहीं है, ठीक है ना। ये ज़्यादा आपका जो बिजनेस है वो चल नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको एक सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने आप को बाजार में रखना है और साथ में डेवलप भी करना है, ग्रोथ भी करनी है, तो आपके व्यवसाय को ग्राहकों और समाज के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस जो एक कंसेप्ट है, इस अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक फर्मों को सामाजिक कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। जन स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण सुरक्षा आदि सामाजिक लक्ष्य हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और ये कई सारी चीज़ें ये आगे जाकर फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें से CSR भी आ जाता है, ठीक है ना, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कॉम्प्लेक्स इसमें निकलती हैं जो कि सामाजिक विपणन अवधारणा को बल देती हैं। अब बात आती है विपणन और विक्रय में अंतर की। तो कहने को तो जो मार्केटिंग है और जो सेलिंग है, ठीक है ना, सेलिंग है, वो दोनों एक तरह से रिलेटेड हैं, लेकिन वो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। एक उनका मतलब एक नहीं है। जहाँ पे कि जैसे मार्केटिंग हमने बात करी कि मार्केटिंग की जो एम्फेसिस होती है, मार्केटिंग का जो ध्यान होता है वो पैसा कमाने पर, प्रॉफिट कमाने पर होती है, लेकिन किसके थ्रू? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू होती है, ठीक है ना। आपको ग्राहकों को संतुष्ट करना है और पैसा भी कमाना है, प्रॉफिट भी कमाना है। लेकिन जो विक्रय है वो केवल और केवल किस पर फोकस करता है? वो इस फोकस करता है उत्पाद पर और उत्पाद को बेचने पर, ठीक है ना। जो उत्पाद बना है उस पर फोकस करता है और जितना उत्पादन हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने पर फोकस करता है, ठीक है ना। तो विक्रय और विपणन में हम अंतर जानेंगे। तो विक्रय ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रेरित करने तक सीमित है। विक्रय के माध्यम से आप केवल उनको अपने सामान को खरीदने और वस्तु या सेवाओं को खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जबकि विपणन में विक्रय भी सम्मिलित है। विपणन में विक्रय और दूसरी गतिविधियां जैसे प्रवर्तन के उपाय, विपणन, शोध, बिक्री पश्चात सेवाएं, ये सारी शामिल होती हैं, ठीक है ना। विक्रय उत्पादन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है और ग्राहक द्वारा विक्रेता को मूल्य के भुगतान के साथ ही समाप्त हो जाता है। मतलब आपने माल बनाया और ग्राहक को बेच दिया, आपका विक्रय पूरा हो गया, ठीक है ना, आप सबका सेल्स पूरा हो गया। जबकि जो मार्केटिंग है उसमें क्या होता है? ये ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, प्राथमिकताओं, पसंद नापसंद आदि के शोध से शुरू होता है। पहले आप रिसर्च करते हैं, मार्केट स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? मार्केट रिसर्च के माध्यम से आप पता लगाते हैं कि किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, क्या चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं, ठीक है ना। वहाँ से शुरू होता है मार्केटिंग। और सेल्स के बाद जो सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कई बार वारंटी होती है, गारंटी होती है, ठीक है ना, आपको रिपेयर करने होते हैं, सामान सर्विस करनी होती है, ये सारी चीज़ें प्रदान करने के बाद भी जारी रहता है। तो मार्केटिंग जो है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। जो सेल्स है उसके मुकाबले बहुत छोटी अवधि का प्रोसेस है। सेल का जो केंद्र बिंदु है सेल्स का या सेलिंग का, उसका केंद्र बिंदु है अधिक से अधिक बिक्री कर लाभ अर्जित करना। अधिक से अधिक बिक्री करनी है और लाभ कमाना है। जबकि जो विपणन है उसका केंद्र बिंदु है ग्राहक को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना और संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ अर्जित करना। फिर विक्रय का अगला अंतर क्या है दोनों में? विक्रय के माध्यम से आप आंशिक तरीकों से लघुकालीन लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि विपणन क्या है? ग्राहक की आवश्यकता ही इसमें केंद्र बिंदु होता है, जिसके चारों ओर विपणन की गतिविधियां घूमती हैं, ठीक है। और विक्रय क्या है? इसकी सारी गतिविधियां तैयार किए गए उत्पाद के चारों ओर घूमती हैं, ठीक है ना। विपणन में ये एक संगठित तरीका है जिसके द्वारा दीर्घकालीन उद्देश्य जैसे ग्राहक को बनाना और उसे बनाए रखना होता है, ठीक है ना। आपको जो आपने ग्राहक बनाया है उसको अपने साथ जोड़े रखना है,
वो कहीं अगले दिन किसी और की दुकान पे ना चला जाए। अगर वो चला गया तो आपकी मार्केटिंग फेल है। तो विक्रय का अगला अंतर क्या है? विक्रेता की आवश्यकता पर बल देता है कौन? विक्रय। जबकि जो विपणन है वो ग्राहक की आवश्यकता पर बल देता है। तो देखना आप कितना बिल्कुल 180 डिग्री का इन दोनों में अंतर है। ये जहां विक्रेता की आवश्यकता पर बल दे रहा है, वहीं पर जो विपणन है वो ग्राहक की आवश्यकता पर बल दे रहा है। किस प्रकार का माल ग्राहक को चाहिए। ठीक है। तो अब हम कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, कुछ जो टर्म्स हैं वो हम यूज़ करते हैं मार्केटिंग में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो विपणन में कुछ प्रासंगिक शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत बात होती है बाजार के ऊपर। तो बाजार क्या होता है? तो बाजार से आप लोग मतलब समझते होंगे कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि जो सामान हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं, जहाँ पर कि जो उत्पाद हैं या सेवाएं हैं उनकी खरीद फरोख्त होती है, उस स्थान को बाजार कहते हैं। लेकिन मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में अगर देखें, जो विपणन है उसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये एक ऐसे बायर्स के ऊपर या ऐसे जो क्रेता हैं उनको बताता है, उनकी ओर इशारा करता है। इसमें विक्रेताओं की बात नहीं होती। जब मार्केटिंग के संदर्भ में हम जब बाजार की बात करते हैं तो वो बात होती है बायर्स के ऊपर, जो जो खरीदने वाले हैं, जो जो क्रेता हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है ना। किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस के जो क्रेता हैं उनकी बात करते हैं हम लोग जब मार्केट की बात करते हैं मार्केटिंग के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लें, ठीक है ना, जैसे अकाउंटेंसी की अगर आप टेक्स्ट बुक लें, ठीक है ना, अकाउंट की अगर टेक्स्ट बुक लें, उनकी किताबें लें, ठीक है ना, तो उसमें उसका उसका ग्राहक कौन, उसका बाजार कौन होंगे? उसका बाजार होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे छात्र जो कि या तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, या फिर जो कि अकाउंटेंसी के किसी प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो अकाउंटेंसी की किताबें हुई उनका एक निश्चित बाजार हो गया। ऐसे ही महिलाओं की अगर सिले हुए जो कपड़े हैं उनके लिए जो बाजार होगा वो कौन कौन हो सकती हैं? लड़कियां हो सकती हैं, महिलाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर बाजार का मतलब है बायर्स का वो समूह, ठीक है ना, क्रेताओं का समूह। यहाँ पे विक्रेता सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना। जब मार्केटिंग की नज़र से जब बाजार को देखते हैं तो हमको केवल क्रेता दिखते हैं, जो जिनको खरीदना है। हमें पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसका बाजार कहाँ है। ठीक है ना। प्रोडक्ट का बाजार देखना है। तो बाजार के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? क्षेत्र के अनुसार प्रकार हो सकते हैं। स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, ग्रामीण बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। समझ रहे होगे आप। ऐसे ही माल और वस्तुओं के अनुसार बाजार हो सकते हैं। फलों का बाजार, फर्नीचर का बाजार, शेयर बाजार। ऐसे ही व्यवसाय की मात्रा के अनुसार बाजार हो सकते हैं। थोक बाजार और खुदरा बाजार। ठीक है ना। तो ये सब बात हुई मार्केट की। दूसरी बात आती है विपणनकर्ता की, यानी कि मार्केटियर की। तो मार्केटियर वो व्यक्ति है जो कि जो अलग अलग जो विपणन की जो क्रियाएं हैं, ठीक है ना, जैसे कि बाजार का शोध करना है, उसकी रिसर्च करनी, मार्केट रिसर्च करनी है, उत्पाद की प्लानिंग करनी है, उसकी योजना बनानी है, या मूल्य निर्धारण करना है, या फिर जो उसका विपणन है वो कैसे करना है, ठीक है ना, उसका वितरण कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करने कैसे करना है। तो ये जो सारी क्रियाएं लोग करते हैं वो मार्केटियर कहलाते हैं। ठीक है ना। उनको विपणनकर्ता बोलते हैं। अगली बात आती है विक्रेता की। सेलर कौन है? सेलर ऐसा आदमी या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जो कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व है। किसमें? जो वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन है उसमें, उसके उसके जो लेन देन की जो प्रक्रिया है उसमें जो इन्वॉल्व है उसको विक्रेता बोलेंगे। ठीक है ना। वो क्या करता है? वो सामानों को सेलेक्ट करता है कि कैसा उत्पाद बनाना है। ठीक है ना। और साथ में क्या करता है? इसमें कौन कौन हो सकते हैं? इसमें आपके होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तय करता है कि किस प्रकार का माल बेचा जाएगा। ठीक है ना। वो होता है विक्रेता। क्रेता यानी कि खरीदार या बायर कौन होता है? ये वो होता है जो कि सीधे माल के खरीद में इन्वॉल्व होता है, जो कि माल खरीदता है। ठीक है ना। जिसको कि हम बाजार भी अभी कहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के समूह को, क्रेता लोगों के समूह को बाजार कहते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना। तो वो क्या करता है? वो चयन करता है कि उसको किस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो खरीदनी हैं, उसके अगेंस्ट वो पेमेंट करता है और साथ में उसकी डिलीवरी लेता है। ठीक है ना। ये सारे काम कौन करता है? क्रेता करता है। और सबसे लास्ट होता है उपभोक्ता। अब आप कहोगे कि जो क्रेता है और वो उपभोक्ता नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हो सकता है वो अलग अलग हो। ठीक है ना। हो सकता है क्रेता उपभोक्ता हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे उपभोक्ता वो
क्रेता हूँ। तो जो एक्चुअली में जो माल का उपयोग करता है, ठीक है ना, उसका उसका यूज करता है, वो क्या कहलाता है, वो उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपने एक शर्ट खरीदी और वो शर्ट आपने मुझे गिफ्ट कर दी, मैं आपका दोस्त हूँ, आपने मुझे एक शर्ट गिफ्ट कर दी, ठीक है ना, तो आप क्या हुए, आप एक क्रेता तो हुए, आप एक बायर तो हो, लेकिन आप एक कंज्यूमर नहीं हो। क्यों? कंज्यूमर कौन है? आपका वो दोस्त या मैं जिसको कि आपने वो गिफ्ट की, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो सकता था कि वो अगर वो शर्ट आप मुझे गिफ्ट नहीं करते तो मैं सीधे खुद खरीद के लाता और मैं खुद यूज करता, तो मैं क्रेता भी होता और उपभोक्ता भी होता। तो क्रेता और उपभोक्ता एक हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है अगली, ग्राहक की। तो जो ग्राहक होता है वो व्यक्ति होता है जो कि ये निर्णय लेता है कि कौन सा या किस प्रकार का सामान खरीदा जाना है, जो कि क्रेता जो क्रय संबंधी जो निर्णय है वो ग्राहक लेता है, ठीक है ना। तो ग्राहक कौन होता है? जैसे कि एक फैमिली में मान लीजिए पिता जो है वो डिसाइड करता है कि किस ब्रांड का टूथपेस्ट वो लाएगा अपने बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चा क्या है? बच्चा उपभोक्ता है, लेकिन जो ग्राहक है जो कि निर्णय ले रहा है कि कौन से ब्रांड का टूथपेस्ट वो लाना है, कौन से फ्लेवर का लाना है, वो उसका पिता कर रहा है। तो पिता क्या हो गया यहाँ पर? ग्राहक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ ग्राहक उपभोक्ता हो सकता है, ठीक है ना, उपभोक्ता और ग्राहक एक हो सकते हैं, ठीक है ना, और वही वो बायर भी हो सकता है। लेकिन अगर उसने सिर्फ ये डिसाइड किया कि वो कौन से ब्रांड का लाएगा और उसने किसी और को बोल दिया कि भाई तुम जाके खरीद लेके आ जाओ, तो वो जो जिसको बोल रहा है वो क्रेता हो गया, ग्राहक कोई और हो गया, क्रेता कोई और हो गया और उपभोक्ता कोई और हो गया, ठीक है ना। पिता हो गया ग्राहक, बच्चा हो गया उपभोक्ता, और मान लीजिए पिता का भाई या बच्चे का चाचा हो गया क्रेता, जिसने कि माल जाके खरीदा है। तो ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं। अब बात आती है अगला जो एक कंसेप्ट है जो कि आजकल बहुत चल रहा है, वो है अप्रत्यक्ष वास्तविक बाजार। अभी हम ऊपर बाजार की बात कर रहे थे, तब हम वास्तविक बाजार की बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब जो ये वर्चुअल मार्केट है या अप्रत्यक्ष वास्तविक बाजार है, वो क्या होता है? जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, ठीक है ना, तो आजकल क्या हो जाता है, आजकल बायर और जो सेलर है, जो विक्रेता और क्रेता है, उनको फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं होती है। भौतिक रूप से वो एक दूसरे के सामने एक दूसरे से बात ना भी करें, लेकिन इंटरनेट के थ्रू बात करके वो लोग जो माल का खरीद फरोख्त है वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको ही बोलते हैं अप्रत्यक्ष वास्तविक बाजार, ठीक है ना, जिसके की माध्यम से आजकल बहुत सारे काम किए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि वर्चुअली चीज़ों की खरीद फरोख्त काफ़ी बढ़ गई है। तो अप्रत्यक्ष वास्तविक बाजार का दायरा काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। तो अगला जो भाग है वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, हालांकि आप पूछते नहीं हैं, आपको प्रॉब्लम शायद कुछ होती नहीं है। साथ में आप लोगों से फिर एक बार वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारी वीडियोस को और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।